वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आयात पर नियंत्रण, बी में दिया हुआ है निर्यात पर नियंत्रण, सी में दिया हुआ है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है, समन्वय होता है। तो इसका सही आंसर है सी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है 3, सी दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है 5। तो इसका सही आंसर है 4। वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। तत् किसकी वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन एक में दिया हुआ है, ए में आयात में, बी में है निर्यात में, सी में दिया हुआ है आयात एवं निर्यात दोनों में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, जल्दी से आप लोग ये बताएंगे क्या होगा? आयात और निर्यात में, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि वैश्वीकरण से कौन कौन लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्पादक, बी में दिया हुआ है उपभोक्ता, सी में दिया हुआ है उपभोक्ता और उत्पादक दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण से कौन लाभान्वित होते हैं? दोनों लाभान्वित होते हैं, जो किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और जो किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, यानी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, तो आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। यानी कि ऐसी कंपनी जिसका जो व्यापार होता है, उसके जो कल कारखाने होते हैं एक से ज़्यादा देशों में फैले हुए होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फोर्ड मोटर्स, बी में दिया हुआ है कोका कोला, सी में दिया है नोकिया और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। क्यों होगा? क्योंकि फोर्ड मोटर्स, कोका कोला और नोकिया ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? WTO, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 1990 में, ऑप्शन बी में दिया है 1991 में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1995 में और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1997 में। तो इसका सही आंसर है, अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर है 1995 में। आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं करेगा बोर्ड के एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है, यानी भारत को क्या क्या लाभ हो सकता है।
ऑप्शन ए में है कुशलता में वृद्धि, ऑप्शन बी में है उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन सी में है रोजगार के अवसरों में वृद्धि और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि वैश्वीकरण से कुशल लोगों के रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है, लोग ज़्यादा कार्य कुशल हो पाते हैं, उत्पादकता में वृद्धि होती है और रोजगार के नए नए अवसर सृजित होते रहते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये वैश्वीकरण जो होता है तो उसमें बहुत सारे कारक कार्य करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कारक होते हैं जो आपको नीचे दिया गया है, उसमें से बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है परिवहन प्रौद्योगिकी का विकास, बी में दिया हुआ है विपणन प्रणाली में सुधार, सी में दिया हुआ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास और डी में दिया हुआ है बैंकिंग सेवाओं का विकास। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिवहन प्रौद्योगिकी आप समझ रहे होंगे, यानी जो भी मोटर जो गाड़ी होती है, ट्रक बस वगैरह, सड़क है, उन सारी टेक्नोलॉजी का विकास। जैसे फिर दिया हुआ है विपणन प्रणाली, विपणन का मतलब था मार्केटिंग, यानी किसी सामान को किस तरह से बेचा जाए उसका जो सिस्टम होता है उसकी प्रणाली में सुधार की बात होती है। और सी में दिया हुआ है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास और डी में दिया हुआ है आपका बैंकिंग सेवाओं का विकास। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज का डेट जो है मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मोबाइल, इंटरनेट वगैरह आते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी काम को घर बैठे कहीं पर भी विश्व के किसी कोने में भी बैठ के संचालित कर सकते हैं। इसलिए वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी में दिया हुआ है विश्व बैंक, सी में दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। तो ये सारी संस्थाएं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सारी संस्थाएं आर्थिक क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा इनमें से सही सभी होंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन ये सभी क्या हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन व्यापार अवरोधक है, यानी व्यापार को रोकने का काम करता है। तो पहला है आयात कर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है निर्यात कर, सी में दिया हुआ आयात कर एवं निर्यात कर दोनों और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी आयात कर और निर्यात कर। किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को जब हम किसी देश से मंगाते हैं अपने देश, तो आयात कहलाता है, और किसी वस्तु को जब अपने देश से बाहर भेजते हैं वो निर्यात कहलाता है। और भेजने और मंगाने दोनों स्थिति में अगर हम कर को, टैक्स को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, व्यापार हमारा प्रभावित होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। तो ऑप्शन ए में है कृषि एवं पशुपालन, बी में है पर्यटन, सी में है विनिर्माण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पर्यटन। पर्यटन तो आप समझते ही होंगे, पर्यटन का क्या अर्थ होता है कि जब को विदेशी व्यक्ति हमारे देश में घूमने के ख्याल से आते हैं
तो इसे पर्यटन कहा जाता है। और पर्यटन आज के समय में एक उद्योग का रूप ले चुका है। तो वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है, फायदा मिला है। अगला प्रश्न है, राज्य नियंत्रित उद्योगों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? यानी हम बहुत सारे उद्योग होते हैं, कुछ उद्योग निजी व्यक्ति संचालित करते हैं, कुछ उद्योग सरकार संचालित करती है। तो राज्य नियंत्रित का अर्थ हुआ कि जिस उद्योग को सरकार क्या करती है, संचालित करती है, जिसका मालिकाना हक, स्वामित्व सरकार के पास होता है। तो ऑप्शन ए में है सार्वजनिक उपक्रम, बी में है लोक उपक्रम, सी में है राजकीय उपक्रम और डी में है इनमें से सभी। तो इसमें सार्वजनिक उपक्रम, लोक उपक्रम और राजकीय उपक्रम ये सभी राज्य नियंत्रित उपक्रम ही कहलाते, सभी का अर्थ एक ही होता है, इसलिए इनमें से सभी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग का उदाहरण दें। यानी कौन सा उद्योग जो है राज्य नियंत्रित है? तो अब है ए नंबर में डाक तार विभाग, बी में है रेलवे, सी में है सुरक्षा उद्योग और डी में है इनमें से सभी। तो आप जानते ही रहे होंगे कि जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, डाक तार विभाग हैं, वो सभी सरकारी हैं, रेलवे भी सरकारी है और सुरक्षा जो है, देश की सुरक्षा के लिए जो भी हथियार बनाए जाते हैं उसका जो उद्योग होता है वो भी सरकारी होता है, वो निजी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? आर्थिक सुधार को लाने के लिए, आर्थिक सुधार का अर्थ है कि देश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सरकार जो भी कदम उठाई एक नीति के तहत, उस नीति को क्या कहा गया, नवीन आर्थिक नीति। तो ऑप्शन ए में है 1980 में, बी में है 1985 में, सी में है 1991 में और डी में है 2001 में। तो इसका सही आंसर होगा 1991 में। मैं आपको बता दूं कि 1991 में हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसे हम लोग एलपीजी कहते हैं, उस नीति को लागू करने का प्रयास किया था। इसे ही आर्थिक सुधार नीति कहा गया है। तो ये कब लागू हुआ था? 1991 में। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए में है वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, बी में है पूंजी का मुक्त प्रवाह, सी में है प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह और डी में है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। यानी वैश्वीकरण के द्वारा वस्तुओं का प्रवाह होता है, पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह होता है। अगला प्रश्न है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। यानी ये पूछ रहा है कि सरकार ने जो नवीन आर्थिक नीति 1991 में लागू की थी उसका मुख्य अंग क्या क्या है? तो ऑप्शन ए में है उदारीकरण, बी में है निजीकरण, सी में है वैश्वीकरण और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि नवीन आर्थिक नीति में ये तीनों आते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है नए कारखानों की स्थापना, बी में दिया हुआ है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, सी में है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है
स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। अर्थात वैश्वीकरण के दौरान जो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक देश से दूसरे देशों में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो क्या करती है कि जो कमज़ोर देश है, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उस देश की कंपनियों को वो खरीद लेती है।